बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। फर्स्ट एड इन इमरजेंसीज कोर कोर्स ऑफ द PMF बाय डॉक्टर मायरा जावेद फ्रॉम शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज भूटान। हम पढ़ रहे थे चैप्टर शॉक। इन आवर प्रीवियस टू लेक्चर वी हैव कवर्ड व्हाट इज शॉक, शॉक क्या होता है, कहते किसे हैं और किस तरह ये होता है। उसकी इलामात देखी थी कि शॉक की क्या क्या इलामात होती हैं। उसके बाद हमने देखा था शॉक की इकसाम क्या है। सबसे पहले जो शॉक की इकसाम हमने पढ़ी थी वो थी एनाफाइलेक्टिक शॉक, एंड सेकंड इज हेमरेज शॉक, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक हमने देखा था कि ये किस वजह से होती है। ये कोई भी टीका लगने से या फिर कोई भी ऐसी मेडिसिन जिससे आपको एलर्जी हो और वो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर दे, या फिर कोई ऐसी आपने फूड इंटेक किया है जो आपकी बॉडी में पॉइजन कॉज कर दे, या फिर किसी जानवर वगैरह के काटने से, कोई भी सांप या डसने से जो एलर्जी आपको हो की या जो भी आपकी बॉडी में रिएक्शन होगा उसे हम एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। फिर हमने ट्रीटमेंट देखी थी। एनाफाइलेक्टिक शॉक की ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। इसमें हम एंटी एलर्जी स्टेरॉइड और IV लाइन सबसे पहले मेंटेन करते हैं। एंटी एलर्जी मेडिसिन, स्टेरॉइड मेडिसिन एंड मेंटेन दी IV line. Now today our topic of discussion is hemorrhage shock. Hemorrhage shock कैसे होता है और इसकी कॉजेज और कंडीशंस क्या हैं, इसकी कॉज क्या होती है, किस वजह से होता है, और कंडीशन क्या होती है इसकी होने की। हेमरेज शॉक ऐसा शॉक जो जिससे खून के ज्यादा मिकदार में होने जाया हो जाने से हो उसे हेमरेज शॉक कहते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि हेमरेज किस वजह से होता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट अकर हुआ है जिसकी वजह से शदीद चोट लगी है पेशेंट को, और जिसके नतीजे में जो जिस्म है उससे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, यानी कि जिस्म से खून जाया हो गया है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको हेमरेज होने का खतरा होता है। ऐसा शॉक जिस्म से खून के ज्यादा मिकदार में जाया हो जाए उसे हम हेमरेज शॉक कहते हैं। बालिग अफराद में नॉर्मल हालत में जो हमारा नॉर्मल जो ब्लड वॉल्यूम है बॉडी के अंदर वो होता है 5 लीटर, यानी कि 10 से 11 पॉइंट की रेशो में हमारे जिस्म में खून पैदा होता है। 5 लीटर खून होता है, और जब ब्लीडिंग होती है अगर 5 लीटर से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई और आपका जो खून है वो 3 लीटर रह गया या फिर 2 लीटर रह गया, तो उसमें जो पेशेंट है उसको हमने इनफ अमाउंट में उसको ब्लड देना होता है ताकि वो हेमरेज कंडीशन में ना जा सके। जब ब्लीडिंग जरियाने खून होती है तो खून की मिकदार यानी कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो 5 से कम होकर कितना हो जाएगा, जिस ड्यूरेशन में यानी कि जिस मिकदार में या बहुत ज्यादा गहरी चोट आई है तो यानी कि ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो 2 लीटर रह गया, 3 लीटर, तो जो पेशेंट है उसको शॉक में जाने का खतरा होता है। कम हो जाती है यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, बहुत ज्यादा खून बहेगा जिस्म से, जिससे इंसानी जिस्म में दौरान खून मानित पड़ने से जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, दिल, दिमाग, फेफड़े, जिन्हें इनफ अमाउंट में ब्लड चाहिए होता है, यानी कि जो हमारे ऑक्सीजन है वो पता है, और वो किससे ऑक्सीजन लेते हैं ऑर्गन्स, ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं। अगर एडिक्वेट अमाउंट ही हमारे पास ब्लड की नहीं होगी जिस्म में तो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें भी यानी कि एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यानी कि ब्लड उन्हें नहीं फ्लो हो रहा होगा, जिसकी वजह से शॉक होने का खतरा पैदा होता है। ठीक है, जब जिस्म से खून ज्यादा निकल जाएगा तो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं यानी कि जो अहम आज़ा हैं हमारे जिस्म के
उनको ज़रूरत के एन मुताबिक एडिक्वेट ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा यानी कि जो ग्लूकोज है ब्लड के थ्रू बन रहा न्यूट्रिटिव मैटर जो है उसकी ज़रूरत होती है काम करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी इन चीज़ों की ब्लड की कमी की होने की वजह से जो पेशेंट है वो किस में चला जाएगा, हेमरेज शॉक की इलामात उस पेशेंट में नमूदार होना शुरू हो जाती है। खास तौर पर दिमाग को जो ब्रेन है उसको किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव मैटर यानी कि ग्लूकोज वगैरह इन चीजों की, प्रोटीन्स वगैरह इनकी जरूरत होती है। जब ब्लड ही हमारा इनफ नहीं जिस्म में होगा, ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो दिमाग है उसको भी ऑक्सीजन नहीं जा रही, ब्लड नहीं उसके दिमाग में जा रहा, जो न्यूट्रिटिव मैटर है वो इनफ अमाउंट में नहीं जा रहा, जिसकी कमी की वजह से जो पेशेंट है वो हेमरेज शॉक में मुब्तला हो जाता है। एनाफिलैक्टिक हमने शॉक में देखा था, वो किसी भी पॉइजनिंग या फिर एलर्जिक रिएक्शन या फिर किसी जानवर की काटने की वजह से होता है। जबकि जो हेमरेज शॉक है वो किस वजह से होता है, जब खून बहुत ज्यादा जिस्म में एक्सेस अमाउंट में जिस्म से जाया हो जाता है किसी भी एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से या फिर किसी डिजीज की वजह से, तो जो पेशेंट है वो किस में चला जाता है, हेमरेज शॉक में पेशेंट चला जाता है। और जिसकी वजह से जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव मैटर प्रेजेंट होता है और वाइटल ऑर्गन्स को नहीं जाएगा, तो जो पेशेंट है वो शॉक की हालत में चला जाएगा। अब देखते हैं हेमरेज शॉक की कॉजेज एंड कंडीशंस कौन सी हैं। इंसानी जिस्म से खून दर्ज झेल वजूहात, कौन कौन सी वजूहात हैं, कॉजेज एंड कंडीशंस कौन सी हैं, किस बना पर जो खून है वो जाया हो जाता है। नंबर 1, किसी भी हादसे की सूरत में, हादसात यानी कि एक्सीडेंट्स में, कोई भी मेजर ऑपरेशन हो, बड़ा ऑपरेशन के दौरान, या फिर तेज धार आला का गहरा जख्म यानी कि छुरी या फिर कोई भी ऐसा जर्ब जो बहुत गहरा उसे लगा हो, स्टेप बाउंड, रान की हड्डी का टूटना यानी कि एक्सीडेंट्स के दौरान, या फिर कोई छत से नीचे फ्लो डाउन होता है जिसकी वजह से फीमर फ्रैक्चर यानी कि रान की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है। गोली लगने से जख्म, जो गोली है उसका जख्म गहरा होता है और ऑल ऑफ अ सडन पेशेंट शॉक में चला जाता है, ये भी एक कंडीशन होती है। फायर आर्म, हमल से बच्चेदानी की ट्यूब का फटना यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट हेमरेज शॉक में मदर जो है वो जा सकती है। शदीद चोट, स्वेयर इंजरी, किसी भी कंडीशन की वजह से, गोली लगने से या तेज धार आला या किसी एक्सीडेंट की सूरत में, अबॉर्शन की सूरत में, बच्चे की पैदाइश से पहले जरियाने खून यानी कि एपीएच, रहम के मुंह पर प्लेसेंटा चढ़ने से यानी कि प्लेसेंटा प्रेविया होने से, प्लेसेंटा का कवल इस वक्त अब्रप्शन यानी कि उखड़ जाना यानी कि अब्रप्ट हो जाना, टूट जाना, फट जाना, हेज के दौरान, खून की ज्यादती, मेनोपेजिया के दौरान। इसके अलावा बच्चे की पैदाइश के बाद जरियाने खून पीपीएच, बच्चे की पैदाइश के दौरान यानी कि डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर लेडी का खून निकल जाए तो डिलीवरी के दौरान भी मुश्किल पैदा हो सकती है और जो मदर है वो शॉक की कंडीशन में जा सकती हैं। जिस्म से किसी वजह से खून की नालियों को जरूरत या नुकसान पहुंचने से जरियाने खून ब्लीडिंग होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ है या हमने कॉजेज देखी कि किन किन को अगर किसी भी कॉज की वजह से जो हमारी बॉडी है उसकी जो वेन्स या फिर आर्टरीज हैं उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अगर शरियाने यानी कि शरियान क्या होता है, आर्टरी कट जाए या हादसे की सूरत में कुचल कर फट जाए तो ज्यादा मिकदार में तेजी के साथ ब्लीडिंग होती है। यह आपने खुद भी देखा होगा और आपको इसके बारे में बेहतर पता होगा
किसी वजह से जिस्म के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग यानी कि कोई भी डिजीज की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हमें नजर नहीं आ रही लेकिन इंटरनली पेशेंट को डैमेज पहुंचा है, इस वजह या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है, इस हेमरेज शॉक का भी सबब बन सकती है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ब्लीडिंग का, हमने कोई एक्सीडेंट का पेशेंट आया है, हमें नहीं पता चला होता, उसकी अक्सर औकात उसकी एक्सटर्नल ब्लीडिंग हमें नजर नहीं आ रही होती, तो हम लोग जो वहाँ पे उस वक्त सुपरवाइजर कहते हैं पेशेंट बिल्कुल ठीक है, कोई चीज डैमेज नहीं हुआ उसे, लेकिन उसकी जांच पड़ताल ठीक से करनी चाहिए क्योंकि अक्सर पेशेंट को अगर एक्सटर्नल इंजरी नहीं नजर आ रही होती लेकिन उनकी इंटरनली उन्हें डैमेज जरूर हुआ होता है, बिकॉज जो एक्सीडेंट्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ डैमेज आपको जरूर कर जाता है, इसलिए पेशेंट का पूरा मुआयना करना बेहतर और लाजमी होता है ताकि उसकी हम कंडीशन को नजरसानी कर सकें और उसे उस शॉक में जाने से बचा सकें। रान की हड्डी टूटने पर आर्टरी के साथ ही टूटने से अंदरूनी खतरनाक ब्लीडिंग होती है। आपकी जो रान की हड्डी है वो अगर टूट जाए तो उस पर क्या है, आर्टरी के साथ ही उसके अंदरूनी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हेमरेज शॉक में जख्मों से काफी मिकदार में मरीज का खून जाया हो चुका होता है। हेमरेज शॉक लगा है और जख्म हुआ है, उसमें जो मरीज का है वो शॉक की वजह से तो ऑलरेडी ब्लड लॉस हो ही गया है, लेकिन बाज़ चोट के साथ शरीयान यानी कि जो आर्टरी है उसे भी नुकसान पहुंचता है जिससे तेजी के साथ खून निकलता है। अगर गोली यानी कि फायरआर्म या खंजर लगा हो, छुरे का जख्म सीने या पेट में गहरा हो तो फेफड़े जो लंग्स हैं या जिगर है, तली को हम स्प्लीन कहते हैं या खून की बड़ी नालियों जिसे हम एओर्टा कहते हैं, हार्ट एओर्टा में जो होती है बड़ी नालियां होती हैं जो खून की गर्दिश सप्लाई कर रही होती हैं, जो ब्लड सप्लाई करने में मदद कर रही होती हैं, गुर्दों इन खून की नालियों को नुकसान पहुंचने से भी शदीद अंदरूनी ब्लीडिंग होती है। अब आपने देखा होगा कि जब गोली लगती है तो वो सीने से या फिर जहां भी लगी है वहां उस जिस्म से आर पार हो जाती है, तो यानी कि उसने सिर्फ एक चीज को तो डैमेज नहीं किया ना, उसने हर चीज को, जहां से वो निकल के गई है उसने हर चीज को डैमेज करके गई है। लंग के थ्रू लगी है तो लंग से होते हुए उसने पूरे लंग को, वहां पे आर्टरीज वेन्स जितनी भी गुजरी थी उसने उन सबको इफेक्ट किया है। हार्ट पे लगी है तो वो हार्ट की जितनी भी आर्टरीज वेन्स नालियां जितनी भी खून की गुजरी है उन्होंने उसको भी डैमेज किया है, तो पेशेंट शॉक में चला जाता है या फिर सडन डेथ पेशेंट की इस वजह से हो जाती है, जो जख्म के जरिए बाहर भी हो सकती है। ठीक है, अगर शदीद अंदरूनी ब्लीडिंग हुई है, वो किसी भी अक्सर कैंसर पेशेंट्स के अंदर या फिर हेपेटाइटिस पेशेंट्स के अंदर जख्म बन जाते हैं, तो उस वजह से भी ब्लीडिंग होती है। अगर हामला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूब में हमल ठहर हो जाए तो हमल का इब्तदाई हफ्तों में इस मकाम से ट्यूब के पड़ने से शदीद और मुहलक ब्लीडिंग हो सकती है। इससे जितनी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें इस स्टेज में पूरा रेस्ट दिया जाता है ताकि उन्हें प्रेगनेंसी में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। इस तरह हामला औरतों को प्लेसेंटा प्रेविया यानी कि बच्चेदानी के मुंह पर प्लेसेंटा का चढ़ने में पैदाइश के शुरू होते ही एक लखत मोहलक और खतरनाक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जो फरज के रास्ते तेजी से बाहर आती दिखाई देती है। हेमरेज शॉक में मरीज को खून लगाकर कमी पूरी की जाए, ब्लीडिंग की वजह मालूम करके फौरी तौर पर इसको रोका जाए ताकि मजीद कमी ना होने पाए। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने के बताया था कि कहाँ किस वजह से ब्लीडिंग, कोई भी तेज जख्म या गोली लगने से जो चोट लगी है उस वजह से ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि वो जो चीज जब आर पार होगी तो वो हर चीज आपके बॉडी में डैमेज करके ही वहां से गुजरती है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की इब्तदाई दिनों में उन्हें
हर चीज के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी भी किस्म की इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो शदीद ब्लीडिंग की सूरत इख्तियार कर लेती है और वो जो मदर है वो शॉक की कंडीशन में जा सकते हैं। इसी तरह अगर जो मदर है उनके जो प्लेसेंटा है उसके ऊपर जो बच्चेदानी है उसके ऊपर प्लेसेंटा चढ़ गया है, तो जब बच्चे की पैदाइश होनी होती है उस वक्त ब्लीडिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। अक्सर लोग इस चीज में लेडीज परहेज नहीं करती, ना अपना चेकअप करवाती हैं जिससे उन्हें बेहतर पता चल सके, और उस वजह से जो ब्लीडिंग है वो हमें होने की दिखाई देती है। इसके अलावा अगर पेशेंट की हेमरेज शॉक में जाने से पहले ही अगर हम इसमें परहेज क्या कर सकते हैं, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो हम फौरन कोशिश करेंगे कि उनके फैमिली मेंबर से पूछ के उनका ब्लड ग्रुप हम मालूम करें, उसकी क्रॉस मैच करवाएं। जो पेशेंट उन्हें डिलीवर करेगा तो उस कमी को हम फौरी तौर पे पूरा करें जो पेशेंट है, ताकि वो हेमरेज शॉक की तरफ ना जा सके और उस कंडीशन को हम इजीली रोक सके और उसको प्रिवेंट कर सके, और जो पेशेंट है वो किसी भी तरह के शॉक में मुब्तला ना हो सके। ठीक है, हेमरेज शॉक में क्या था, एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिस वजह से जो पेशेंट को हमारे पास जो पेशेंट है वो फौरन शॉक में चला जाता है, और इसकी प्रिवेंशन हमने किस तरह करनी है। जो पेशेंट हमारे पास आया है, जो ब्लड है हमने उसकी एट दैट टाइम फौरन कमी को पूरा करना है पेशेंट में, और उसको मेडिकल हेल्प फौरी तौर पर हमने प्रोवाइड करनी है। That was all about the today's lecture. Thank you so much.